आज की ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के बाद आप लोग फॉर्मूला से खेलना भी समझ जाओगे, ठीक है। और साथ में किस टाइप से, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं वो भी साथ में समझ जाओगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के इस टॉपिक को समझने के बाद हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक देखना, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की क्या होंगे, रेजिस्टिविटी होंगे, रेजिस्टेंस होंगे। तो अगर आप उस कंडक्टर पे कुछ टेम्परेचर हीट दे दिए सपोज, ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज होते ही उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। लेकिन कैसे, दैट इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज साथ में बता दूं, मैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो ये टॉपिक है ना, मोबिलिटी टॉपिक, इस टॉपिक को समझा था, डिराइवेशन किया था फॉर्मूलाज के, और फिर यहाँ पे ये सब फॉर्मूलाज हमने साथ में डिराइव किया था। और साथ में क्या किया था, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किए थे, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या तो प्लेलिस्ट में सीरियली है चीजें चेक कर लेना, ठीक है। तो देखो, जो टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी जो टेम्परेचर बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ऐसा क्यों होते हैं, उसके लिए हमें समझना होगा इस फॉर्मूला को। बेसिकली एक टॉपिक था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, इसको हमने डिराइव किया था अच्छे से, तो आप लोग देख लेना इसको भी। तो हमें ये फॉर्मूला मिला था, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में से हम लोग इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, देखो ध्यान से। तो जो मेन फॉर्मूला है ओम्स लॉ की, वो क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रो की वैल्यू लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो आर है, आर की वैल्यू हम लोग ये लिख सकते हैं, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, एम एल बाई एन स्क्वायर ताउ ए, ठीक है। तो आर की वैल्यू लिखेंगे एम एल बाई एन ई स्क्वायर ताउ ए, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर ऊपर क्या होंगे, ए है और नीचे एल है एक, ओके। तो ए कैंसिल हो जाएंगे, फिर एल भी, ओके। तो फिर हम लिख सकते हैं एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो बेसिकली रो की वैल्यू, रो की जो फॉर्मूला है वो ये आ गया, ठीक है। तो अभी देखो, ये सब फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे बाद में, लास्ट में देखेंगे, ओके। तो बेसिकली इस फॉर्मूला में से हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये जो ताऊ है, ये ताऊ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। दिस ताऊ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो बेसिकली हम टाइम बोल सकते हैं, ओके, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो टाइम है, अगर ये टाइम इंक्रीज होंगे तो ये जो रो है रेजिस्टिविटी, वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, देख पा रहे हो, ओके। तो अगर ये जो ताऊ है ये डिक्रीज होंगे, तो ये जो रेजिस्टिविटी है दैट विल इंक्रीज। तो हम बोल सकते हैं दिस टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो ताऊ डिक्रीज होंगे, तो हम लिख सकते हैं जो रो है वो रो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। इतना सा है कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इस कहानी को समझेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होंगे, ठीक है। उसके लिए लेट्स कंसीडर ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर के इनसाइड क्या होंगे, कुछ एटम्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एटम्स ड्रॉ किया, ये सब क्या है, कंडक्टर के इनसाइड ऑब्वियसली एटम्स होंगे। तो अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन जाएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम बन जाएंगे। तो बेसिकली हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे आयन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया सपोज, तो ये सब क्या बन गया, आयन बन गया, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑलवेज फ्री होंगे, और ये सब इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर की डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते रहेंगे, ठीक है, विद सम वेलोसिटी 1 लाख मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10⁵ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ये सब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहेंगे, ओके। तो अभी देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको कोलाइड करेंगे, उसके बाद इसको भी कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हर एक इलेक्ट्रॉन आयंस यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इन सब आयंस को कोलाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो जो कोलिजन हो रहा है, दो कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम रिक्वायर्ड होंगे, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, आप ऐसे समझ सकते हो। बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम की कॉन्सेप्ट को भी मैंने समझाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट जब समझाया था कि दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जितना मूव करेंगे उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं। तो अभी इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, चीज़ों को सिंपल रखते हैं। तो अब ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कोलाइड किया, फिर यहाँ पे कोलाइड किया, ठीक है। दो कोलिजन के बीच में
आयन्स को कोलाइड किया ना, दो कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम लेंगे उसे हम रिलैक्सेशन टाइम सिंपल भाषा में कह देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस केस में टेम्परेचर कोई इंक्रीज नहीं किया। अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इस कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, लेट्स से पहले कुछ टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, फिर आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है, तो उस केस में इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेंगे, हीट मिलेंगे, यानी हीट एनर्जी मिलेंगे। ठीक है, हीट एनर्जी को हम लोग स्टैंडर्ड वर्डिंग में कैसे बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेंगे, थर्मल एनर्जी मिलेंगे। थर्मल एनर्जी मिलते ही ये सब इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से और ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो अगर और ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे तो कोलिजन भी तेज होंगे, ज़्यादा जोर से होंगे, है ना, तो जल्दी जल्दी कोलिजन होना, यानी आप बोल सकते हो टाइम यहाँ पे कम लगेंगे। ठीक है, पहले दो कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम लगा था, अभी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसको एनर्जी मिला, एनर्जी मिलने के बाद वो ज़्यादा जोर से मूव कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें टाइम कम लगेंगे दो कोलिजन्स के बीच में। ठीक है, सिंपल है। ओके, थर्मल एनर्जी जब मिला इसको, ओके, टेम्परेचर इंक्रीज किया, थर्मल एनर्जी मिला, तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी ज़्यादा होंगे तो कोलिजन करने के लिए उसको टाइम कम लगेंगे। तो बेसिकली वो जो ताऊ है रिलैक्सेशन टाइम, वो कम हो जाएंगे। ओके, अगर ये रिलैक्सेशन टाइम कम होंगे तो रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, इतना है कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आपको अगर पूछे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका मीनिंग क्या है, तो आप बोलोगे जब थर्मल एनर्जी यानी टेम्परेचर दोगे कंडक्टर को, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होंगे, क्या होंगे, बोलो, हाँ, टेम्परेचर दोगे तो क्या होंगे, जो रिलैक्सेशन टाइम है ताऊ, वो डिक्रीज होंगे। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होंगे तो ये जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। ओके, जब टेम्परेचर दोगे, ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होंगे वो वेलोसिटी इंक्रीज होंगे। वेलोसिटी इंक्रीज होना यानी जो टाइम है, ओके, ताऊ है, वो डिक्रीज होंगे। ताऊ डिक्रीज होना यानी आप बोल सकते हो जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होंगे, रेजिस्टिविटी, ओके, इंक्रीज होंगे। तो इस लाइन को आप लोग याद रखना, बाकी काम हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये है कि पहले जितना टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, उसमें इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, लेट्स से आर नॉट बोल दिया। जब अपने रेजिस्टिविटी लिख देते हैं, बाद में रेजिस्टेंस पे आएंगे, ठीक है, तो इसके पास रेजिस्टिविटी कितना है, रो नॉट है। कब, जब टेम्परेचर इनिशियली 27 डिग्री सेल्सियस था, फिर अपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ठीक है, टेम्परेचर जब इंक्रीज किया 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो उस केस में इसका रेजिस्टिविटी क्या होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होंगे, तो इसके पास नया जो रेजिस्टिविटी होंगे उसको हमने कह दिया सपोज रो। आया समझ में? तो अभी क्वेश्चन ये है, ये रो कितना होंगे, इंक्रीज करने के बाद रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे, बट कितना इंक्रीज होंगे कैसे निकालोगे, उसके लिए हमें चाहिए एक फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला है ये। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला हमें समझाएंगे, हमें वैल्यू देंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होंगे कितना होंगे इंक्रीज, उसको निकलने के लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है, और इस फॉर्मूला का डिराइवेशन आप लोगों को नहीं चाहिए तो आप लोग रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, और जो चीज़ चाहिए होंगे उसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि तब आप न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वही चाहिए हमें, है ना। तो देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला में ये रो क्या है, रो इज द न्यू रेजिस्टिविटी, और ये क्या है, रो नॉट, इट इज द इनिशियल रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू देके रखेंगे या तो निकलने देंगे। फिर ये टी क्या है, जो नया टेम्परेचर है, जैसे पुराना टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, इसको हमने टी नॉट नाम दे दिया सपोज, या तो टी इनिशियल भी बोल सकते हो। फिर टी क्या है, जो नया टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, दिस इज टी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में से हमने इस फॉर्मूला को कैसे लिखा, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि आपको अगर अल्फा की वैल्यू, अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालने दिया, तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करोगे, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, उसको डिराइव करते हैं। ठीक है, सिंपल है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, ओके, तो अभी हमारा टास्क क्या है, टास्क इज हाउ दिस फॉर्मूला हैज कम। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या लिखेंगे, रो इज इक्वल टू रो नॉट, रो नॉट क्या है, पुराना रेजिस्टिविटी, 1 प्लस अल्फा, फिर 1
क्या लिख रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पे टी माइनस टी नॉट, ठीक है, ऐसे लिखोगे। तो देखो यहाँ से अल्फा निकलना है, कैसे निकालोगे, रो नॉट लिखोगे प्लस हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अभी देखो इसको हम लोग इस साइड पे लेके आ सकते हैं, तो बेसिकली यू कैन राइट रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी देखो ये जो रो नॉट है और टी माइनस टी नॉट है इसको नीचे लेके आ सकते हैं, रो माइनस रो नॉट ऊपर है, फिर नीचे रो नॉट आ गया और यहाँ पे टी माइनस टी नॉट आ गया इज इक्वल टू अल्फा। तो बेसिकली जो हमें चाहिए था अल्फा की वैल्यू वो निकल गया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ऐसा यूनिट पूछे अल्फा की यानी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की, तो आप क्या बोलोगे, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। ये कैसे हुआ, देखो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये क्या है, फाइनल जो मतलब आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी है, फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी, तो बेसिकली दिस इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी डेल्टा रो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रो क्या है, रो नॉट इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, ठीक है। फिर यहाँ पे टी नया टेम्परेचर और ये पुराना टेम्परेचर, तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर डेल्टा टी लिख सकते हो, ओके। तो ये अल्फा की वैल्यू है। अभी देखो ये जो डेल्टा रो है मतलब रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट क्या होंगे, रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट है ओम मीटर, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे रो नॉट की एसआई यूनिट क्या होंगे, रो नॉट की एसआई यूनिट मतलब रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट ओम मीटर ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा टी की एसआई यूनिट क्या होंगे, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ओम मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हो 1 / डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज नथिंग बट डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो अल्फा की एसआई यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आसान है कहानी, यस इजी है, ओके। तो देखो हम लोग इन फॉर्मूलाज को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सब हमने क्या लिखा, रो लिखा, रो मतलब रेजिस्टिविटी। अगर क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी ना देके रेजिस्टेंस दिया हो तो आप लोग कैसे करोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो फॉर दैट हम लोग इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, देखो जो रेजिस्टेंस की फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये है सिंपल सा फॉर्मूला, है ना। इसको आप क्या लिखोगे, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रो की जगह पे हम इस फॉर्मूला को लिख देंगे, है कि नहीं। तो आप लिख पाओगे रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है, माइनस रो नॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर नॉट ए बाई एल, ओके। ए नॉट नहीं लिखोगे, एल नॉट नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए, दोनों केस के लिए इनिशियल रेजिस्टेंस या फाइनल रेजिस्टेंस हो, दोनों केस के लिए जो लेंथ होंगे एल ही होंगे, ठीक है। उसका लेंथ की इनिशियल फाइनल नहीं है, तो जो कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन होंगे वो क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नॉट नहीं लिखेंगे, ओके। नीचे क्या लिखेंगे, रो नॉट मतलब आर नॉट फिर ए डिवाइड बाई एल लिखेंगे और यहाँ पे टी माइनस टी नॉट लिखेंगे एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, देखो ए बाई एल को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे आर माइनस आर नॉट, ओके, इजी ये सब चीज़ें। फिर क्या लिखेंगे, आर नॉट ए बाई एल लिखेंगे, ओके, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो देखो ए बाई एल कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट, ठीक है। नीचे क्या होंगे, टी माइनस टी नॉट, ठीक है, सिंपल है। फिर यहाँ पे अल्फा लिख देंगे, तो बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट टी माइनस टी नॉट। क्लियर है, इजी है, यस, ओके। तो इसको आप लोग थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है। इन ए सेंस अगर इनिशियली टेम्परेचर जीरो है, सपोज मान लेते हैं जो कंडक्टर है उसका इनिशियल टेम्परेचर जीरो है और फाइनली टेम्परेचर टी हो गया, ठीक है। तो उस केस में हम लिखेंगे टी नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो फाइनल टेम्परेचर सपोज टी हो गया, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे मॉडिफाई करोगे ना, तो आर माइनस आर नॉट लिखोगे डिवाइडेड बाय आर नॉट, ये टी नॉट 0 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ टी लिखोगे, टी की वैल्यू जो नया टेम्परेचर है टी है इज इक्वल टू अल्फा लिखोगे, ठीक है। तो बेसिकली यू कैन राइट आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी, ओके, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब मॉडिफिकेशन है, मतलब फॉर्मूला से इधर उधर से आप खेल सकते हो जैसे मर्जी, है ना। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करना क्वेश्चंस,
ठीक है। तो देखो और एक चीज समझा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ओके, मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में इजी लगा या टफ लगा। ओके, अगर हेल्पफुल लगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या करना शेयर कर देना, लोगों से लाइक भी कर देना, ठीक है। और इस तरह से मैं एकदम बेसिक से डिटेल्स में समझाते जाऊंगा, चीज़ों को, हर एक टॉपिक को समझाऊंगा, ठीक है, एसएल और रेफरेंस से, और पूरा का पूरा फिजिक्स अब पढ़ पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो ये जो हमने फॉर्मूला, यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला कौन सा, आर माइनस आर, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ओके, आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय क्या है, आर नॉट टी माइनस टी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा। ओके, तो देखो आर क्या है, आर इज द न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, और दिस इज द पुराना रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना था। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं फाइनल रेजिस्टेंस। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद फाइनली रेजिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है, आर माइनस जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, ओके, इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस, ओके, इनटू फाइनल टेम्परेचर। ओके, फाइनली कितना हुआ इंक्रीज करने के बाद टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये है कहानी। और कोफिशिएंट का मीनिंग क्या है, एक्चुअली में कोफिशिएंट वर्ड का मीनिंग है स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ज़्यादा होंगे तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। हर एक मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी है, ठीक है, लेकिन कौन सी मटेरियल की कितना रेजिस्टिविटी है कैसे समझोगे, उसका कोफिशिएंट पता करके, ठीक है। तो अगर ये अल्फा की वैल्यू कोई मटेरियल की कुछ दे के रखा, ठीक है, उस वैल्यू को देख के हम बोल सकते हैं इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है या कम है। जैसे एक क्वांटिटी कितना भारी है उसको कैसे समझते हो, एक क्वांटिटी देखते हो, उससे रिलेटेड क्वांटिटी का नाम है मास। उसका मास अगर हमें पता हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी, ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा भारी है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई चीज़ ज़्यादा लंबा है, कितना लंबा है उसको हम लोग कैसे समझते हैं, बाय लुकिंग एट द क्वांटिटी कॉल्ड लेंथ। तो अगर उसकी लेंथ पता हो हम बोल सकते हैं ये ज़्यादा लंबा है, ये ज़्यादा शॉर्ट है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ए क्वांटिटी जिसको हम समझ के देख के बोल सकते हैं कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, कौन सी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही है कहानी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की। फिर इसको ऐसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में जिस तरह से हम लोगों को ज़रूरत होंगे उस तरह से चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी में भी वो सब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ना, ओके। तो उन सब क्वेश्चंस को देखेंगे। आई थिंक 3.3 और 3.4 एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी बुक के, ओके, चैप्टर 3 आप लोग चेक कर लेना, उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और प्लेलिस्ट में अच्छे से मिलेंगे आपको चीज़ें। देखना सिस्टमेटिकली है, टॉपिक को समझाया, फिर उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, इस तरह से मतलब बिगिनिंग से एंड तक करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।